of GST, and as the name suggests, because English में TDS का दो मीनिंग होता है, TDS यानी कि difficulty also, बराबर है, too long, too something which is stretching too long, थोड़ा difficult जो होता है. तो I think similarly same kind of concept हम कह सकते हैं, same meaning हम दे सकते हैं even GST का जो TDS TCS है उस concept को भी. तो first friends will be starting with the concept of TDS and then उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं TCS की तरफ. So first let us understand what is this concept. लेकिन before I get into that concept, I think it is better for us to understand briefly about the history, because जो TDS का concept है, मैं कहूँगा आप जब सेल टैक्स में प्रैक्टिस करते थे, आप सबने इस concept को already समझा हुआ है. It is not a new concept to you, correct, all of you, because this concept is like आता है जाता है और फिर वापस आ जाता है. यानी कि जब हमको लग रहा था कि सेल टैक्स रेजिम जाएगा, एक्साइज रेजिम जाएगा, वैट रेजिम जाएगा, या आपका सर्विस टैक्स चला जाएगा, एंड द लाइफ वुड बी मच सिंपलर, बराबर है. तो मुझे लगता है ये तो सेम एक्सपेक्टेशन है जो मुझे मैरिज के पहले थी. मैं एज ए बैचलर था तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल बी मच बेटर आफ्टर मैरिज, बट आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ थिंग्स आर आफ्टर योर मैरिज, करेक्ट. So we are at the same spot where we left before GST. So friends, moving ahead, when you look at the concept of TDS, you'll be able to realize and understand that this concept of TDS is not only was there under the old state VAT law, but this was also there under income tax, बराबर है. काफी सारे कंट्रीज में इसको withholding of tax भी कहा जाता है. And the basic principle is you should pay to the government as you earn. यानी जैसा आपको पेमेंट मिल रहा है उसी टाइम को गवर्नमेंट को भी उनका टैक्स का पेमेंट मिल जाना चाहिए. उससे कुछ कपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट के वो अचीव हो जाते हैं. एंड वो अचीवमेंट क्या होता है? वन, अगर आप देखेंगे कि जो ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो जाता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे सबसे इकोनॉमी में, बिकॉज देयर इज B2B ट्रांजैक्शन, B2C ट्रांजैक्शन. B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर. बट इकोनॉमी में काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो B2G होते हैं, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट. बिकॉज गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बराबर है, वो काफी सारी चीजें प्रोक्योर करता है. एंड इसी के लिए गवर्नमेंट को लगता है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट, भैया उसका भी तो जो ट्रेल होना चाहिए ना, बिकॉज हम GST दे रहे हैं, बराबर है. लोकल अथॉरिटी के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 12% GST लगता है. तो उसका ट्रेल होना चाहिए कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने पेमेंट किया है वो सही में पेमेंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है कभी. तो उसी के कंटेक्स्ट में एक ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस था. एंड दैट द रीजन द गवर्नमेंट थॉट that we need to introduce similar concept under GST law also. जब GST law आया, because आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 को GST was introduced in India. At that time the government was aware कि हम GST law का एकदम day 1 से full complicate नहीं करना चाहते हैं. उनको लगा हम gradually उसको complication level बढ़ाते हैं, बराबर है. day 1 पे full complication नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ sections को, कुछ provision को पार्क करते हैं. एंड सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 के नीचे जो प्रोविजो है वो स्पेसिफिकली बोलता है एंड अलाउ करता है दैट सर्टेन डिफरेंट डेट्स माइट बी अपॉइंटेड फॉर सम ऑफ द प्रोविजन. तो इसी प्रोविजन का जो एनेबलिंग पावर है उसको यूज करके गवर्नमेंट ने TDS का जो सेक्शन है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया. तो नेचुरली जब कपल ऑफ डेज, यानी कि जब 1 जुलाई 2017 में GST आया था तो हम सबको लगा कि चलो यार थोड़ा कपल ऑफ डेज के लिए तो पोस्टपोन हो गया ना, बराबर है. तो थोड़ी तो खुशी हमको मिली थी, लेकिन ये जो खुशी थी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, बराबर है. उसका रीजन है बिकॉज आफ्टर 15 months of GST into India, on 1st of October 2018 the government introduced this concept of TDS in India by notification 50/2018. so let us understand now कि उसके बाद में लोगों का रिएक्शन क्या था. ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थे उनको लगा चलो यार अभी ट्रेल क्रिएट होगा, जो भी गवर्नमेंट पेमेंट करता है उसका TDS अगर कटेगा तो किस कॉन्ट्रैक्टर को GST जा रहा है, वो गवर्नमेंट को सेमी पे कर रहा है क्या नहीं. वो सब रिएक्शन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफिसर्स का था. सर्टनली टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट का दूसरा रिएक्शन था, बिकॉज जब से रात से 12 बजे जब TDS का जो प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया 1 अक्टूबर से, तो सर्टनली वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दैट प्रोविजन इन आवर क्लाइंट्स. तो फ्रेंड लेट अस अंडरस्टैंड ये TDS का प्रोविजन किस पे लगता है, कब लगता है, कब डिपॉजिट करना पड़ता है. वो अगर गवर्नमेंट ने आपको 10,000 का पेमेंट दिया तो वहां पर भी एप्लीकेबल होता है क्या, बराबर. ये टैक्सेबल गुड्स के लिए होता है क्या एग्जम्प्टेड के लिए, जैसा पहले वाले प्रोविजंस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल होता था, तो सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए है क्या सभी गुड्स के लिए है, सभी सर्विसेज के लिए है. तो ये काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे, लेकिन ये काफी सारे क्वेश्चंस की जो आंसर है हम अभी कपल ऑफ नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं. तो व्हाट दिस प्रोविजन सेज, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी इन दिस एक्ट,
तो प्रोविजन का जो शुरुआत होता है इट सेज कि कुछ भी कॉन्ट्री रहेगा तो उसको ओवरराइड करेगा दिस सेक्शन 51 एंड इट सेज द गवर्नमेंट मे मैंडेट एंड इट इज नॉट अ मस्ट, इट वाज समथिंग विच द गवर्नमेंट कैन डू, बराबर है। और उसी प्रोविजन को एनेबलमेंट का प्रोविजन हम कह सकते हैं, और इसी का प्रोविजन का यूज करके गवर्नमेंट ने सेक्शन 51 जो इंप्लीमेंट किया है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है अभी जो सेंट्रल डिपार्टमेंट के जो मैं कहूंगा सेंट्रल डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, बराबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट, जैसा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो सकता है, स्टेट में पीडब्ल्यूडी आ सकता है, बराबर है। तो ये जो भी डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है आपके, गवर्नमेंटल एजेंसी, लोकल अथॉरिटी है बीजीएफटी, बराबर है, ये सब लोगों को टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी कि 4 तो लोग हमने देख लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एजेंसी। लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3 एंटिटीज को, 3 टैक्सपेयर को नोटिफाई भी करेंगे, और वो नोटिफिकेशन का जो पावर आता है वो 51(1)(d) से आता है। वहां कहा है स्पेसिफिकली सच कैटेगरी ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई भी किया है, वो कौन से पर्सन है क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन पहले समझते कि टीडीएस कब काटना है गवर्नमेंट का, क्या जिसको नोटिफाई किया है वो लोगों ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज ने। सो जो टैक्स डिडक्ट करना है, इट शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द पेमेंट टू बी मेड टू द सेड पर्सन, बराबर है। एंड प्लीज नोट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे, बट फॉर द टाइम जस्ट अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स। 1 कि जो पर्सन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है, उनको डिडक्ट करना है, नोटिफाइड पर्सन को डिडक्ट करना है। रेट ऑफ टीडीएस 1% रहेगा। उसके बाद में टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लगेगा। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सीडिंग 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रहा, वो भी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ का, तो ही टीडीएस आपको डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज आपको नहीं है, बराबर है। तो गवर्नमेंट के साथ समझो प्रीतम मौर्य एंड एसोसिएट ने, हमने कुछ एडवाइजरी दिया गवर्नमेंट को, पीएमसी को, और उसका हमने से 1 लाख रुपीज का बिल रेज किया। एक ही कॉन्ट्रैक्ट था 1 लाख रुपीज का, दैट्स इट। तो प्रैक्टिकली उस अमाउंट पे पीएमसी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिडक्ट एनी टीडीएस बिकॉज द अमाउंट ऑफ इनवॉइस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन 1 लाख रुपीज। और ये सभी जो पॉइंट्स है अभी 1%, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ 2.5 लाख रुपीज, ये सभी पॉइंट को हम 1 बाय 1 डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स में। यहाँ पर और एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप सबने याद रखने हैं वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, द गवर्नमेंट हैज गिवन एक्सप्लेनेशन आल्सो अंडर सेक्शन 51। और वहां पर कहा गया है कि जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, वहां पर जो भी आपका सीजीएसटी है, जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी है, उसको आपको एक्सक्लूड करना है, बराबर, इंक्लूडिंग सेस। तो दैट शुड नॉट बी एडेड। तो बाय वे ऑफ एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड दैट सेपरेटली। पर पहले समझते हैं कि जब गवर्नमेंट अभी कह रहा है कि टीडीएस डिडक्ट करना है, करेक्ट, गवर्नमेंटल एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड एजेंसीज ने, तो वहां पर सिर्फ पर्टिकुलर पेमेंट के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना है क्या? फॉर एग्जांपल टीडीएस डिडक्ट करने की बात कब आती है? जब जैसे ओल्ड वाले लॉज में ये कब बात आती थी? ओनली एंड ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑफ अ नेचर वेयरइन देयर वाज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। तो जीएसटी में भी सिमिलर काइंड ऑफ क्राइटेरिया डाला है क्या गवर्नमेंट ने? द आंसर आई वुड से इज नो। यहाँ पर जो सेक्शन 51 है, इट इज टॉकिंग अबाउट सप्लायर स्पेसिफिक प्रोविजन, यानी कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफाइड एजेंसी जब पेमेंट कर रही है उनके जो वेंडर्स को, बराबर है, अगर वो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज से 2.5 लाख के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट है, देन प्रैक्टिकली दे आर एक्सपेक्टेड एज ए गवर्नमेंट टू डिडक्ट टीडीएस, बराबर है। तो यहाँ ओनली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो पहले के लिमिटेड दायरे में सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में एप्लीकेबल होता था, तो वैसा नहीं है। आई वुड से नाउ द स्कोप ऑफ दिस प्रोविजन इज मच लार्जर। तो इफेक्टिवली इट मींस ईच एंड एवरी पेमेंट बाय गवर्नमेंट इज इफेक्टिवली अंडर द एम्बिट ऑफ टीडीएस। जैसे हमने कहा कि टैक्सेबल के लिए एप्लीकेबल, एग्जम्प्टेड के लिए नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अभी मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज के ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इसके अंडर आ जाएंगे। यहाँ पर और आपको फ्रेंड्स में एक बात शेयर कर दूं, जो अलग अलग गवर्नमेंटल एजेंसीज की बात की है गवर्नमेंट ने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर बिग स्पेंडर्स, बराबर है। लोकल अथॉरिटीज, पीएमसी का आप देख सकते हैं बजट 7-8 हजार के आसपास रहता है। पीसीएमसी अपना, उनका 7-8 हजार करोड़ का बजट रहता है। इवन बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका 40,000 करोड़ का बजट होता है। यानी कि गवर्नमेंट लगभग पुणे, पीसीएमसी एंड सिर्फ इनका भी बात करेंगे तो 40,000 प्लस
लगभग 15,000 यानी 55,000 करोड़ रुपीज के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है प्रैक्टिकली। बिकॉज आप सबको पता है कि कुछ टैक्सेबल रहेंगे, कुछ एग्जाम्प्टेड है। अज्यूम करो 50% टैक्सेबल है सिर्फ, तो भी लगभग 25 से 30,000 करोड़ के ऊपर पेमेंट जो हो रहा है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, बराबर है। और ये सिर्फ मैं लोकल अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ। लुक एट द फैक्ट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रहे हैं, बराबर है। सिमिलरली जो पीएसयूज, बिकॉज उनको नोटिफाई किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ने कितने सारे पेमेंट्स के ऊपर लगभग टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिया है। बिकॉज ये जो सेक्टर्स है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, लोकल अथॉरिटी का, दे आर इकोनॉमी इन इटसेल्फ बहुत सब्सटेंशियल स्पेंडिंग रहता है। एंड दैट द रीजन although the rate of TDS is just 2% effectively, still the amount of TDS would be substantial, बराबर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, जैसा हमने कहा कि इसके पहले स्लाइड में कब डिडक्ट करना है, तो लगभग ऑल सप्लाईज पे प्रोवाइडेड दे आर टैक्सेबल सप्लाईज। एंड सेकंड, कौन डिडक्ट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जैसा पीडब्ल्यूडी वगैरह हो सकता है, लोकल अथॉरिटी, पीएमसी, पीसीएमसी, गवर्नमेंटल एजेंसी हो सकता है डीजीएफटी, एंड देन नोटिफाइड पर्सन। तो नोटिफाइड पर्सन ने 3 लोगों का गवर्नमेंट ने ब्रॉडली कैटेगरीज डाली है। एक एनी अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी विच इज सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो सेटअप बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जैसा हमारा आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इवन व्हेन दे आर मेकिंग पेमेंट इफेक्टिवली टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली एनी सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है। तो आपको पता रहेगा एफटीआई जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, दे आर अ सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे वुड बी कवर्ड अंडर दिस। एंड देन पीएसयूज, तो पीएसयूज में तो आपको पता है ओएनजीसी आता है, भेल आता है, करेक्ट, न्यूमरस, एनटीपीसी आता है। तो ये जो भी ओएनजीसी, भेल, एनटीपीसी, ये भी लैक्स ऑफ करोड़ में पेमेंट करते हैं, बराबर है। तो इनके भी पेमेंट्स पे अभी टीडीएस का प्रोविजन इफेक्टिवली एप्लीकेबल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने मैं कहूंगा इकोनॉमी का एक सब्सटेंशियल जो स्पेंडिंग का पार्ट है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर इफेक्टिवली टीडीएस डाल दिया है, बराबर है। यानी कि बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न थ्रू टैक्सेस, बट दे आर गोइंग टू स्पेंड आल्सो ऑल दिस मनी। तो इफेक्टिवली जो भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जो अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, वो जो स्पेंड करेंगे उसके ऊपर भी इफेक्टिवली टीडीएस आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी कैन से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एट व्हाट रेट दिस टीडीएस इज एप्लीकेबल। जैसा हमने देखा फ्रेंड, जब हम सीजीएसटी की बात कर रहे हैं, वहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि 1% रेट से। तो बिकॉज इट्स अ ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर, करेक्ट, 2 वेरिएंट मैं कहूंगा जीएसटी के है, सीजीएसटी और एजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, यानी कि 3 वेरिएंट है जीएसटी के, आप कह सकते हो। तो सीजीएसटी एजीएसटी इफेक्टिवली 2% हो जाएगा, और आईजीएसटी इफेक्टिवली, अगर आप ऐड आईजीएसटी का रेट 2% हो जाएगा, और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो 1 प्लस इफेक्टिवली 2% हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि अच्छा टीडीएस तो डिडक्ट करना है, बट वो हर अमाउंट जो गवर्नमेंट पे कर रहा है उसके ऊपर है क्या? जैसा हमने कहा, आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड डाला है। गवर्नमेंट का मानना है या कहना है कि हमको हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट के, उसी के ऊपर टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी करना है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड रखते हैं 2.5 लाख रुपीज का, बराबर है। तो हमने कुछ कपल ऑफ एग्जाम्पल आपके सामने रखे, आप बताइए जो अभी हमने प्रोविजन डिस्कस किया था वो हिसाब से, तो वेदर टीडीएस विल बी एप्लीकेबल और नॉट। पहला वाला ट्रांजैक्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स का, जहां पर बेसिक वैल्यू है 2,49,000 और वो प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी का रेट 18% है। तो टोटल वैल्यू जो इनवॉइस का बनता है और कॉन्ट्रैक्ट का बनता है वो है 2,94,000। सो यू कैन गिव आंसर वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल इन सच केसेस। करेक्ट, ऑल ऑफ यू कैन आंसर। और वैसे भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डोंट वरी। तो परफेक्ट, ऑल ऑफ यू आर राइट। द अमाउंट यानी आपको यहाँ पर बेसिक वैल्यू कंसिडर करनी है, जीएसटी के अमाउंट आपको इग्नोर करनी है, बराबर है। अभी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, 2.5 लाख रुपए का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेकंड वाले केस में आपका आंसर यस या नो आएगा। व्हाट वुड बी द आंसर इन केस ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पर 2.5 लाख रुपीज बेसिक वैल्यू है। तो आपने देखा रहेगा सेक्शन 51 का लैंग्वेज क्या है, मैं आप सबके लिए फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ। लैंग्वेज एक्सीड्स 2 लाख रुपीज, 2,50,000 एक्सीड्स, यानी कि जब तक 2,50,000 के आगे नहीं जाएगा तब तक टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर है। प्रोविजन यानी कि 2,50,000 1 रुपया तो भी ऊपर होना चाहिए कम से कम, तभी आप कहेंगे इट इज मोर देन 2,50,000 रुपीज। तो सेकंड वाले केस में भी अगर आप रीडिंग करेंगे प्रोविजन का तो आंसर आएगा टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, बराबर है श्वेता जी। देन थर्ड आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, जहां 2,50,000 और 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर है। ऐसा लग रहा है जैसा कि गणपति के
मंडळ को हमने देणगी या काहीतरी अशी अमाऊंट दिलेला असं वाटते, बरोबर आहे. सो ये एग्जाम्पल है, इंटेंशनली ₹1 एक्स्ट्रा रखा है बिकॉज यहाँ पर आप एक्सीड कर रहे हो 2,50,000 रुपीज. तो इफेक्टिवली यहाँ पर टीडीएस का प्रोविजन आपका अप्लीकेबल हो जाएगा. बराबर है संतोष जी, नीता जी, करेक्ट, यू आर राइट. चारुदत्त जी, परफेक्ट. थर्ड जो फोर्थ एग्जाम्पल है आपका गोल्ड का. तो गवर्नमेंट एज्यूम करते हैं कि कुछ गोल्ड परचेज करता है, बराबर है, 2,51,000 का. टीडीएस का जो रेट है वो 1% है, लेकिन गोल्ड के ऊपर आप सबको पता है कि जीएसटी का रेट क्या है, 3% है. तो जो अब पर्सन है जो सेल कर रहा है गोल्ड, वो कहेगा सर आप 1% टीडीएस काट रहे हो, जहां पर 18% जीएसटी है वो बराबर है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट के ऊपर तो 3% जीएसटी है. आप कैसे 1% जीएसटी का रेट लगा रहे हो वहां पर टीडीएस का. बराबर, 1 + 1 यानी 2%. मेरा तो जो प्रोडक्ट है वो तो सिर्फ 3% ब्रैकेट में आता है, तो मुझे थोड़ा कंसेशनल रेट मिलना चाहिए ना टीडीएस का. आप तो इफेक्टिवली 66.67% आप टीडीएस पे डिडक्ट कर रहे हो मेरा. बराबर, ये बराबर है क्या. तो व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड, अगर आपने गोल्ड बेचा गवर्नमेंट को, जीएसटी का रेट 3% है और टीडीएस गवर्नमेंट काटेगा 2%. इज इट राइट. बिकॉज 18% प्रोडक्ट का रेट है, 12% रेट है, तो ठीक है, वहां पर ज्यादा पिंच नहीं होगा. लेकिन लुक एट द फैक्ट ऑफ अ गोल्ड सप्लाई. बराबर है. तो इफेक्टिवली यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने टैक्स के जो रेट है, जीएसटी के जो रेट है, उसके साथ कोई कनेक्शन रखा नहीं है. तो आपका प्रोडक्ट का रेट 5% हो सकता है, आपका 3% हो सकता है, 12% हो सकता है, 18 हो सकता है, 28 हो सकता है. Irrespective of the rate of tax which is applicable to your product, the TDS provision will always say it is applicable at the rate of 2%. ये मुझे लगता है आज ना कल कभी ना कभी कोई फोरम पे ये प्रोविजन को चैलेंज किया जाएगा, बट मे बी एट अ लेटेस्ट स्टेज. लेट अस मूव ऑन फ्रेंड. अनदर एक एग्जांपल है. तो गवर्नमेंट ने, पीएमसी ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कहा है कि भैया आप पेंटिंग का काम करना है, आपको पीएमसी जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग है उसको पेंटिंग करना है. तो वी हैव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स. वन, यू सप्लाई पेंट एंड अनदर कॉन्ट्रैक्ट यू सप्लाई पेंटर आल्सो. यानी कि इफेक्टिवली आप हमको बिल्डिंग पेंट करके दो. तो पहले आप सप्लाई करो पेंट को एंड सेकंड यू सप्लाई पेंटर. तो 2.5 लाख रुपए के 2 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बनाते हैं. बराबर है, ताकि टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का दोनों मिला के, 5 लाख. तो अभी यहां पर आप टीडीएस अप्लाई करेंगे क्या नहीं करेंगे. आई विल ओपन द सेड स्लाइड. बराबर है, जो प्रोविजन की यहां पर लिखा है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली द अमाउंट शुड एक्सीड 2.5 लाख रुपीज. तो यहां पर एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे एक ही है. यहां पर प्लीज नोट करिएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली 1 या कॉन्ट्रैक्ट 2 है. बराबर, यहां पर एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट 2 है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 है. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी, अगर टैक्स पेयर ने पोजीशन लिया कि नहीं भैया हमारे तो 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, आप टीडीएस कैसे काट सकते हो. बिकॉज सप्लाई पेंट का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई पेंटर का अलग कॉन्ट्रैक्ट है. तो अगर इस तरह से 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन अगर आपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अगर समझो क्रॉस फॉल ब्रिज करके क्लॉज डाला, क्रॉस फॉल ब्रिज यानी कि भैया पेंटिंग में कुछ क्वालिटी में खराबी हुई या पेंटर के क्वालिटी में जो पेंट कर रहा है उसने कुछ खराबी की, तो टोटल बोथ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसीडर्ड एज कैंसल्ड और टोटल अमाउंट जो 5 लाख आपको दिया है रिकवर किया जाएगा. इस तरह का कोई क्लॉज है अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करता है, बराबर है, देन वन कैन से दैट इट इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट 2 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड. तो अगर आप पीएमसी के लिए किसी के लिए काम कर रहे हो, बराबर, एज ए कंसल्टेंट, जहां पर आप उनके टीडीएस का वगैरह जो प्रोविजन है उसका कंप्लायंस देख रहे हो, तो इस टाइप के पॉइंट आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे कि भैया अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को आपने स्प्लिट किया है क्या, एंड दोज कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर क्लॉज, जैसा क्रॉस फॉल ब्रिज क्लॉज होता है, देन इफेक्टिवली इट कैन बी से इट इज 1 कॉन्ट्रैक्ट ओनली, एंड वहां पर आपको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. सो जस्ट बी अ बिट केयरफुल. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, जैसे हम सेक्शन 51 देख रहे थे, वहां पर लिखा है टीडीएस का जो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा वो तभी होगा व्हेन द सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. बराबर है. तो अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं. वन, व्हाट इज मीन बाय टैक्सेबल. बराबर है, बिकॉज आप सबको पता है टैक्सेबल यानी ये जो वर्ड है टैक्सेबल सप्लाई, इसको सेक्शन 2 सब क्लॉज 108 में डिफाइन किया गया है और उसको बोला है
कि मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, बराबर है, यानी जिसके ऊपर लेविएबल है टैक्स। बट आपको पता है कुछ कुछ जो सप्लाईज रहते हैं उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है, जैसा गुड्स के सप्लाईज को 2/2017 नोटिफिकेशन से एग्जाम कर दिया है, और सर्विसेज के जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, सर्टन नोटिफाइड जो सर्विसेज है, जिसको 12/2017 के अंदर न्यूमरस सर्विसेज को एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है। तो जो एग्जाम्प्टेड सप्लाई है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भैया एग्जाम्प्टेड सप्लाई जो है वो भी तो टैक्सेबल है ना, बिकॉज इसीलिए तो गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम किया है। तो ये जो टैक्सेबल वर्ड है जो सेक्शन 51 वर्ड आता है, उसको किस तरह से रीड करना है? समथिंग विच इज टैक्सेबल मीन्स वेदर अ सप्लाई ऑन विच सम टैक्स रेट इज एप्लीकेबल, जैसा कि 5%, 3%, 18, 12, या ऐसा सप्लाई जो एग्जाम्प्टेड है बट पहले टैक्सेबल था, बट बिकॉज ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन सप्लाई को भी आप टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे क्या? तो फ्रेंड्स, हमारा ये मानना है कि यार टैक्सेबल यानी ओनली सिचुएशन जहां पर टैक्स एप्लीकेबल है इफेक्टिवली, यानी हो सकता है 3% से 5% से 8% से 12% से जो भी 18, 28, बराबर है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, पीएसयू को सप्लाई कर रहे हो, वो अगर एग्जम्प्टेड है कंप्लीटली बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, देन इन सच केसेस टीडीएस प्रोविजंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एप्लीकेबल, बराबर है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप टैक्सेबल को एग्जम्प्टेड भी बोल दोगे तो बचा ही क्या, बिकॉज जीएसटी में 2 ही तो टाइप के सप्लाई होते हैं, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड, बराबर है। इवन जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑन विच नो टैक्स इज लेविएबल, इवन दे आर कवर्ड अंडर नॉट टैक्सेबल सप्लाई, बराबर है। एंड फ्रेंड्स प्लीज नोट, जैसा शरद सर ने अभी मेंशन भी किया है चैट बॉक्स में, ये प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, सो डू नॉट वरी, प्रेजेंटेशन के स्लाइड भी शेयर करेंगे, और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा मुझे लगता है इवन एमटीपीए टीम वुड बी काइंड इनफ इस स्लाइड्स के जो वीडियोस वगैरह है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, सो डोंट वरी। लेट अस प्रोसीड नाउ। तो गवर्नमेंट ने समझो कोई लैंड एक्वायर किया है, तो आप बताइए टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं? लैंड का वैल्यू तो ऑब्वियसली 2.5 लाख में तो कुछ लैंड मिलता नहीं आजकल, 2-3 करोड़ का ही होगा, बराबर है। अनलेस एंड अनटिल यू आर अ पॉलिटिशियन, तब मुझे लगता है कि मिल सकता है 2.5 लाख में भी, बराबर है। अदरवाइज तो बहुत हाई वैल्यू अमाउंट के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का लैंड परचेस कर लिया, तो टीडीएस काटेगा क्या? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई। परफेक्ट। पेट्रोल, अगर गवर्नमेंट इज प्रोक्यूरिंग पेट्रोल, बिकॉज ये पीएमसी, बराबर, पेट्रोल प्रोक्योर कर रहा है, आंसर इज नो, बिकॉज नॉट अ टैक्सेबल प्रोडक्ट। हेल्थ केयर सर्विस, बिकॉज अभी पीएमसी काफी सारे हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर वगैरह का सर्विस लेता है, हॉस्पिटल का सर्विस लेता है, तो जो पेमेंट कर रहा है हॉस्पिटल्स को, बराबर है, जो जंबो कोविड सेंटर चलाने के लिए पेमेंट कर रहा है, वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? जंबो कोविड सेंटर यू नो नो, करेक्ट, तो वहां पर एप्लीकेबल होगा क्या? आंसर इज अगेन नो। परफेक्ट संतोष जी, बराबर है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने पेट्रोल भी बेचा और फर्नीचर भी बेचा, तो टोटल मिला के 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, अमाउंट इज मोर देन 2.5 लाख रुपीज। इन सच केसेस वेदर टीडीएस प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। तो इफ यू लुक एट सेक्शन 51, इट टॉक्स अबाउट टैक्सेबल सप्लाई का जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, बराबर है। सो इन आर व्यू, इन सच केसेस TDS provision may not apply. But friends, because the responsibility is cast on the local authority, if such kind of contract, because it's an exceptional scenario which we have taken as an example, अगर ऐसा कोई situation आता है तो we recommend, we prefer that you deduct, because whatever would be deducted, it would be sitting in the ledger, it would be sitting in the cash ledger of the recipient. तो recipient का कोई लॉस नहीं है, उसके अकाउंट में आप डायरेक्टली जमा कर रहे हो। तो डाउट है, जहां पर भी डाउट है वहां पर बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, सीधा डिडक्ट करके पेमेंट उनके लेजर में रिसिपिएंट के पेमेंट का डिपॉजिट कर देने का। अनदर एग्जांपल वी हैव फॉर यू। अगर समझिए गुड्स टैक्सेबल थे 31 मई 2021 तक, और 1 जून 2021 से गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम कर दिया, तो उसका जो सप्लाई है 5 जुलाई को हुआ, लेकिन एडवांस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया था, प्लस इनवॉइस भी 1 जुलाई को आप रेज कर चुके थे। 31 मई का एग्जाम्पल लेते हैं कि एडवांस भी हो गया 31 मई को एंड इनवॉइस भी 31 मई को आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट करेंगे आप, बिकॉज सप्लाई हुआ है 5 जुलाई को, जो प्रोडक्ट एग्जाम्प्टेड हो गया है। तो व्हाट विल यू डू? विल यू डिडक्ट टीडीएस और नो? यस और नो? फील फ्री टू गिव आंसर फ्रेंड। जैसा हमने कहा कि नो नेगेटिव मार्किंग, तो सम ऑफ यू आर सेइंग नो, यस,
यहाँ पर आप नो, अनुराग जी कह रही है, सोधा जी कह रही है। फ्रेंड्स इन आर व्यू, अगर आप ये सिचुएशन में देखते हैं, प्रैक्टिकली एडवांस भी पहले है, इनवॉइस भी पहले है, तो इन आर व्यू इफेक्टिवली टीडीएस में बिकम अप्लीकेबल, बराबर है। और जैसे हमने कहा कि जहां पर भी डाउट आता है, इट इज बेटर टू डिडक्ट रादर देन नॉट डिडक्टिंग। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आस्क कि भैया जीएसटी में अलग अलग टाइप के टैक्सेबल इवेंट होते हैं क्या? तो आंसर इज सर्टेनली नो। ऑल्दो एक सर्विस या सप्लाई हो जब होता है तो अलग अलग फेजेस से गुजरता है। जैसे कि आप इनवॉइस रेज करोगे, एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे, एंड फाइनली आपको पेमेंट आएगा, बराबर। अलग अलग 3 इवेंट होते हैं, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स में भी होता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में भी होता है। एक डेट ऑफ इनवॉइस रहता है, एक डेट ऑफ सप्लाई रहता है, और एक डेट ऑफ पेमेंट रहता है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि टीडीएस कब कटेगा? समझो इनवॉइस आपने रेज किया था गवर्नमेंट के ऊपर अप्रैल में, आपने सप्लाई कर दिया गुड्स का मई में, एंड आपको पेमेंट किया गवर्नमेंट ने जून महीने में। तो गवर्नमेंट कौन से टाइम पे डिडक्ट करेगा टीडीएस? अप्रैल में करेगा, मई में करेगा, या जून में करेगा? सो व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? बिकॉज फ्रेंड्स प्लीज नोट, टीडीएस का जो प्रोविजन है इट इज एप्लीकेबल ऑन पेमेंट बेसिस। दैट द रीजन टिपिकली जब भी जीएसटी टीडीएस की बात आएगी, जब पेमेंट होगा पर्टिकुलर वेंडर को, उसी टाइम पे आपका डिडक्शन का लायबिलिटी आएगा, उसके पहले लायबिलिटी नहीं आएगा, बराबर है। परफेक्ट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि जीएसटी में आप सबको पता है कि हर ट्रांजैक्शन को आपको हर ट्रांजैक्शन को आपको क्लासिफाई करना पड़ता है, आपको नेचर ऑफ सप्लाई जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बराबर है। तो आपको क्या पड़ता है भैया, ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है क्या इंटर स्टेट है करके, बराबर है। तो यहां पर आप सबको पता है कि इंट्रा स्टेट है क्या इंटर स्टेट है, वो जब आपको समझना होता है, वहां पर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू लुक एट द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दोनों अगर एक ही स्टेट में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसको इंट्रा स्टेट माना जाता है। अगर वो दोनों अलग अलग स्टेट में है तो उसको इंटर स्टेट माना जाता है, बराबर है। तो अकॉर्डिंगली अगर ट्रांजेक्शन आपका इंट्रा स्टेट है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का 1% टीडीएस काटेंगे, अगर इंटर स्टेट है तो आप आईजीएसटी का 2% टीडीएस काटेंगे। तो जो आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो देख के आप बता सकते हैं कि ये सिनारियो में, सिनारियो नंबर 1 में कौन सा टीडीएस कटेगा? विल इट बी इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी, बराबर है। सीरियल नंबर 2 में कौन सा कटेगा टीडीएस? विल इट बी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी? इंट्रा स्टेट का कटेगा, इंटर स्टेट का कटेगा, आईजीएसटी। परफेक्ट। अभी तीसरा ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिएगा, तीसरा ट्रांजैक्शन का आंसर देने के पहले थोड़ा सोचिएगा। ये तीसरा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट है क्या इंटर स्टेट है, बताइए। इज इट अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन? थर्ड, इट्स अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, बराबर है। बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों तमिलनाडु में है। तो एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, कहां पर ऑफिस? तमिलनाडु में है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि भैया वो जो ऑफिस का ना रिपेयर मेंटेनेंस करना है, वो इमोबल प्रॉपर्टी को काफी सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, तड़े वगैरह गिले समझा, तो उसको ठीक ठाक करना है। तो उनको लगा यार पुणे से या बॉम्बे से कोई जाएगा फ्लाई करके या उधर ट्रेन से अगर जाके ठीक ठाक करेगा तो उससे मच बेटर है कि यार उधर के उधर कोई तमिलनाडु वाला बंदा, बोलते हैं उसको कि तुम वर्क कॉन्ट्रैक्ट का वहां पर काम कर दो। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई तमिलनाडु, प्लेस ऑफ सप्लाई बिकॉज इमोबल प्रॉपर्टी का है तो वो भी तमिलनाडु में है, दोनों। तो दोनों अगर तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए काम किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो वैसे देखेंगे तो महाराष्ट्र से टीडीएस काटने हैं अभी, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट पेमेंट करने वाला है, करेक्ट। तो अभी टीडीएस कौन सा काटेगा? ट्रांजैक्शन तो इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो उनको तमिलनाडु का सीजीएसटी एसजीएसटी काटना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगा हम तो यहाँ पर है, कैसे करेंगे, बराबर है। तो इस टाइप का सिचुएशन जब आता है जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है, एंड जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है ये अलग अलग स्टेट में है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये एक्सेप्शनल सिनारियोज है। तो थर्ड वाला, जहां पर भी इस तरह के एक्सेप्शनल सिनारियो में आप फंसने वाले हो तो आपको ये प्रोविजो देखना है जो सेक्शन 51 में है, जो आपको हेल्प करेगा, आपको टीडीएस काटने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स अब तक हमने देखा कि टीडीएस कब एप्लीकेबल है और कब नहीं है। तो लेट अस समराइज।
तो जैसे हमने कहा कि टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं है, जब एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स या एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है तो, और उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी कपल ऑफ एडवांस रूलिंग भी आए हैं। टिपिकली आप देखते रहेंगे एडवांस रूलिंग इज ऑलवेज एडवर्स रूलिंग, बराबर, यानी कि निगेटिव ही आता है। फॉर्चुनेटली ये केस में लगभग 2 आपको फेवरेबल एडवांस रूलिंग है, जहां पर बोला है कि जब आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो कोई भी गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज को, वहां टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अरे ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, सेक्शन 51 में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने खुद एक एफएक्यू में क्लैरिफाई भी किया है इसके बारे में, तो भी ये लोग एडवांस रूलिंग में क्यों चले गए? तो उसका रीजन ये है, अगर आपने कभी लोकल अथॉरिटीज के साथ, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के साथ अगर आपने इंटरेक्ट किया है, बराबर है, जो डीडीओ रहते हैं, जो डिसबर्समेंट वाले ऑफिसर रहते हैं, अगर उनके साथ आपने कभी इंटरेक्ट किया है, बात किया, तो आपको पता रहेगा कि दे डोंट लिसन, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। वो कहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट का ऑर्डर है क्या, काही गव्हर्नमेंट का नोटिफिकेशन आहे का, बरोबर आहे, तर ते दाखवा तरच आम्ही डिडक्ट नाही करणार, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिडक्ट द टीडीएस, बराबर है। तो ये प्रैक्टिकल चैलेंज आ जाता है, एंड दैट्स द रीजन sometimes the taxpayer has to approach to the advanced ruling authority to get the clarification. Otherwise, if you really ask us, it is not required also, because section 51 talks about specifically taxable goods, services and both. Also government ने खुद FAQ में clarify किया है कि exempted के ऊपर TDS की जरूरत नहीं है, बराबर है। Then next अगर आप देखेंगे, जब एक्टिविटी जो कवर्ड है शेड्यूल 3 में, जैसे आपको पता है सैलरी टू एम्प्लॉय, सेल ऑफ लैंड वगैरह, जिसके ऊपर जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, तो वहां पर भी आपको टीडीएस की नहीं आएगी सिचुएशन। प्लस सप्लाई विच इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर है। तो जहां पर आरसीएम आता है वहां पर भी टीडीएस की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिवर्स चार्ज में पूरा जीएसटी कैश में किसको पे करना है, रिसिपिएंट को, तो सप्लायर क्यों ही टीडीएस उसका काटेगा, बराबर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच यू नीड टू कीप इन माइंड। जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, जैसे हमने देखा प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ जो सप्लाई है एंड रिसिपिएंट का जो लोकेशन है वो अलग अलग स्टेट में है, तो वहां पर काटने की जरूरत नहीं है। प्लस गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफाई किया है, जैसे हो सकता है कि सप्लाई फ्रॉम वन पीएसयू टू अनदर पीएसयू। बहुत बार जो भेल जैसा एक पीएसयू है, ओएनजीसी है, बराबर है, ये जब एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा यहाँ टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका रीजन है, बिकॉज हमने ये प्रोविजन क्यों इंट्रोड्यूस किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास या पीएसयू के पास वगैरह, आप सबको पता है टिपिकली पॉलिटिकल कनेक्शन वाले होते हैं, बराबर है, नॉट एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ देम। तो उनका कंप्लायंस रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए इन गवर्नमेंट ने प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर एक ओएनजीसी जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर मेकिंग पेमेंट टू बेल और वाइस वर्सा, इन सच केसेस टू पीएसयूज आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर नॉन कंप्लायंस का बात नहीं आएगा, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा वहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। प्लस गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ स्पेसिफिक ऑफिसर्स है जो कुछ पर्टिकुलर पेमेंट निकालते हैं, बराबर है, तो उनको भी गवर्नमेंट ने कहा है नोटिफिकेशन 57/2018 के अंदर उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसमें प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पुणे भी कवर्ड है। उसके बाद में और भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है फ्रेंड, जो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है अभी वी हैव अराउंड 5 to 10 minutes, लेट अस क्विकली discuss those provisions and then we can proceed to discuss TCS. So friends, when we talk about this TDS and TCS provision, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको सबको ध्यान रखते हैं। आप सबको ये धमाल मूवी का सीन याद रहेगा, बराबर है, जहां पर वो बोलता है कि वो बटन दबाना है क्या, तो बोलता है नहीं दबाना था, करेक्ट, आफ्टर ही प्रेसेस दैट बटन। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एज ए रिसिपिएंट, जब आप लोकल अथॉरिटी हो, पीएमसी, पीसीएमसी, आपको डिसाइड करना है कि भैया ये टीडीएस मुझे काटना है क्या नहीं। अभी एज अ पीएमसी, पीसीएमसी, बीएमसी या पीएसयू, थाउजेंड्स या मैं कहूँगा लैक्स ऑफ पेमेंट होते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। तो कास्टिंग दिस काइंड ऑफ ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ऑलरेडी ऑल ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग विथ मैन पावर, बराबर है, तो इज सर्टनली वेरी आई वुड से tedious task which has been assigned to them, typically not acceptable. Yes, the government has already done it. और यहाँ पर मल्टीपल सिनारियोज क्रिएट हो जाते हैं। फिर कभी कभी सप्लायर बोलता है मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल है, रिसिपिएंट गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है टैक्सेबल है, तो सिनारियो 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिनारियो 2 में सप्लायर बोलता है मेरा एग्जम्प्ट है और रिसिपिएंट बोलता है एग्जम्प्ट है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, सप्लायर बोलता है टैक्सेबल है, रिसिपिएंट बोलता है एग्जम्प्ट है, तो वहां पर रिसिपिएंट बोलेगा मैं टीडीएस नहीं काटेगा, बराबर है। फोर्थ में क्या होगा,
सप्लायर बोल रहा है मेरा प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है, रिसिपिएंट बोल रहा है टैक्सेबल है, उसके लिए वो टीडीएस काट रहा है, करेक्ट। तो सीरियल नंबर 3 and 4 में व्हेन सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, करेक्ट, दे आर नॉट एग्रीइंग, सीरियल नंबर 3-4 में वहां पर डिस्प्यूट हो जाते हैं, इसीलिए आपने देखा रहेगा वैसे वाले सिचुएशन में लोग एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं। फ्रेंड्स एडिशनली प्लीज नोट करिए, अगर आपके पास लोकल अथॉरिटी, पीएसयू वगैरह ये सब क्लाइंट है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिएगा सेक्शन 122 विच डील्स विद पीनल प्रोविजंस, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है कि जहां पर एक पर्सन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट किया है टू डिडक्ट टीडीएस एंड इफ ही फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस देन नेचुरली पीनल कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। तो सेक्शन 51 के जो भी नॉन कंप्लायंस आप करेंगे उसका पीनल कॉन्सिक्वेंसेस आपको सेक्शन 122 में फेस करना पड़ेगा। एंड दैट द रीजन फ्रेंड द बेस्ट अप्रोच इज व्हेनेवर यू आर इन डाउट, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बराबर है, जहां पर भी टीडीएस एप्लीकेबल है अप्लाई करके डिडक्ट करके पे करने का, बिकॉज वो रिसिपिएंट के कैश लेजर में जाने वाला है। आपको कोई भी एज अ रिसिपिएंट यू नीड नॉट वरी, बिकॉज वो कैश लेजर में अगर है तो रिफंड भी ले सकता है। यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन भी मैं रेज करना चाहूंगा कि भैया जीएसटी में टीडीएस टीसीएस का क्या प्रोविजन का बेसिकली रिलेशन है, बिकॉज जीएसटी लॉ जो है वो तो सप्लाई के ऊपर है, सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लायर। तो कैन अ लॉ विच इज prepared या made for the purpose of levying GST, administering GST, can a provision like TDS be introduced by way of section 51 in such kind of a act or law? Because यहाँ पर तो GST लगाने की बात हो रही है सप्लाई के ऊपर, तो सडनली रिसिपिएंट के ऊपर आप मे बी रिवर्स चार्ज के अंदर सेक्शन 9394 में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो, लेकिन टीडीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सही में डाल सकते हो क्या? ये क्वेश्चन सर्टनली in years to come it would be asked before the court of law, because अगर समझो किसी ने नॉन कंप्लायंस किया है, पीनल प्रोविजन अगर उसके ऊपर इन्वोक किए गए, तो सर्टनली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे गो थ्रू करके डिसीजन लेगा। फ्रेंड्स एडिशनली प्लीज नोट करिएगा, जो जीएसटी टीडीएस का जो प्रोविजन होता है वो अलग होता है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग लेना पड़ता है, जैसे आपका पैन नंबर होता है, टैन नंबर होता है, बराबर है इनकम टैक्स में, तो वैसा ही आपका जीएसटी का एक आपका रेगुलर नंबर रहेगा जीएसटी आईएन, और आपका टीडीएस का अलग नंबर रहेगा। एंड एवरी पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस इज एक्सपेक्टेड टू कंपल्सरीली गेट रजिस्टर्ड, इट्स अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। एंड जहां पर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप पैन नंबर भी यूज कर सकते हो। आपको फॉर्म नंबर 7 में उसके लिए अप्लाई करना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गिवन, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, आपको अगर रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, अभी कंप्लायंसेस क्या क्या है, तो जो भी आप टीडीएस काटने वाले हो, समझो पीएमसी है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपको डिपॉजिट करना है वो विद द गवर्नमेंट बाय 10th ऑफ सब्सिडिंग मंथ, प्लस आपको टीडीएस का रिटर्न भी भरना है, बराबर है। तो जीएसटी में तो आपको सिर्फ रिटर्न ही भरने हैं, बाकी कुछ काम नहीं करना है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, ITC 04, उसके साथ आपके पास ई वे बिल, ई इनवाइसिंग, एंड अगर टीडीएस काटा तो टीडीएस का भी आपको रिटर्न भरना है। एडिशनली अगर आपको कुछ गलती वगैरह आपने किया है टीडीएस रिटर्न में, तो सितंबर, बिकॉज गवर्नमेंट ने आपको पता रहेगा कि क्रेडिट नोट लेने के लिए इवन बाकी कुछ करेक्शन आपको करना है, तो सितंबर मंथ का सब्सिक्वेंट ईयर का सितंबर मंथ का रिटर्न की बात की है, बराबर, करेक्शन करने के लिए। तो इवन टीडीएस के रिटर्न में भी आपको करेक्शन करना है, तो बाय सितंबर और नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हो। प्लस आपको टीडीएस के सर्टिफिकेट भी देने, जैसे इनकम टैक्स में आपको टीडीएस के सर्टिफिकेट देने पड़ते, तो सिमिलरली। एंड टीडीएस के लिए कोई एनुअल रिटर्न नहीं है, इट इज ओनली अ मंथली रिटर्न। तो आई वुड से दैट्स अगेन अ रिलैक्सेशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट पर से। सप्लायर के ऊपर इम्पैक्ट नेचुरली पड़ता है उसका, बिकॉज 2% जब टीडीएस आपका डिडक्ट होता है, फॉर्चुनेटली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कैश में जमा करना होता है गवर्नमेंट को, तो इफेक्टिवली इट वुड बी डिपॉजिटेड इन योर कैश लेजर। तो ये जो कैश लेजर में आपके पास जमा हो गया वो आप कैश जीएसटी पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज वन। सेकंड, अगर आपके पास कैश लेजर में जमा हो गया और आपके पास काफी क्रेडिट पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो आप रिफंड भी अप्लाई कर सकते हो, बराबर है। एज ए प्रोफेशनल हमने तो कोई देखा नहीं है कोई भी पर्सन रिफंड अप्लाई करता है वो कहते हैं कि सर सब्सिक्वेंट मंथ में हम एडजस्टमेंट या लायबिलिटी के अगेंस्ट पे कर देंगे, बिकॉज वो गवर्नमेंट को अप्लाई करके रिफंड लेना, इट्स टीडीएस प्रोसेस अगेन। तो टीडीएस जो डिडक्ट किया उसका रिफंड लेना अगेन एक टीडीएस प्रोसेस है, तो बेटर नॉट टू अप्लाई अगर आपका सब्सिक्वेंट मंथ में लायबिलिटी आने वाला है तो। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ कपल ऑफ प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो हमने देखे, बहुत बार गवर्नमेंटल अथॉरिटीज टीडीएस तो याद से डिडक्ट करता है लेकिन डिपॉजिट नहीं करता है। हमने देखे कभी कभी तो 6-6 महीना, साल बार उनको फॉलोअप करना पड़ता है कि सर वो आपने 100 रुपए जो हमारा इनवॉइस था 118 का, वो 2% डिडक्ट किया था, लेकिन वो ऑनलाइन हमारे लेजर में नहीं दिख रहा है, तो बोलते कि सर वो
यहाँ पर पेंडिंग है, हमने बिकॉज टीएमसी बीएमसी ये लोग भी कंसल्टेंट अपॉइंट करते, बोलते हमने कंसल्टेंट को डेटा दिया है, हमने कंसल्टेंट से बात किया तो उन्होंने कहा सर डेटा कंप्लीट आया नहीं है, आधा अधूरा डेटा दिया है। तो कभी कभी 4 महीना 6 महीना इवन साल भर तक ये डिले करते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट के केस में कहीं पर भी गवर्नमेंट से अगर आपको पेमेंट आ रहा है तो चेक करिएगा कि टीडीएस रेगुलरली डिडक्ट हो रहा है कि नहीं, एंड अगर डिडक्ट हो रहा है तो प्रॉपरली कैश लेजर में आपके जमा हो रहा है कि नहीं, बिकॉज आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है वहां पर ऑनलाइन जाके, बराबर है। अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू फॉलो अप विद द स्टेट गवर्नमेंटल एजेंसी या गवर्नमेंट के साथ आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो उसका एक एडिशनल रिकंसिलेशन मैं कहूंगा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जीएसटी में आई वुड से जीएसटी में कुछ नहीं है एक्सेप्ट रिकंसिलेशन, हर चीज का। जीएसटीआर 1 में आपको इनकम का रिकंसिलेशन है, जीएसटीआर 3B में आपका एक्सपेंडिचर का, आरसीएम का, क्रेडिट का और टीडीएस का, ये सब का आपको रिकंसिलेशन देना है मंथली और बाद में एनुअली। दैट्स हाउ योर जीएसटी इज। अदर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है फ्रेंड, जो भी जैसा आपने कहा कि रिफंड वगैरह तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी सप्लायर के पास बहुत बार क्रेडिट ज्यादा हो जाता है या काफी सारा ट्रांस वगैरह के थ्रू क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड किया है, तो टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो कैश लेजर में जमा रहता है, तो कैश फ्लो कभी कभी इम्पैक्ट या अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप जैसे हमने कहा कि आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो, बराबर है। अगर आपका सब्सटेंशियल अमाउंट है, जैसे हमारे क्लाइंट के केस में 3-4 करोड़ रुपीज का अमाउंट था, तो वहां पर ऑब्वियसली दे कैन एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ गेटिंग अ रिफंड ऑफ दैट कैश लेजर बैलेंस। कपल ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन है, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है काफी सारे लोगों से, सर टीडीएस का अगर मेरा नील रिटर्न रहा तो भी मुझे भरना है क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला है वो भरने की जरूरत नहीं है करके, लेकिन हम एज ए कंसल्टेंट रेकमेंड करते हैं अगर एवरी मंथ चेक करो, अगर नील है तो नील भर दो। बाद में कौन ही ट्रैक रखेगा, बराबर है, कि सही में इस मंथ का क्या है, बिकॉज तो 3-4 साल बाद गवर्नमेंट इंक्वायरी निकालेगा इसके लिए। टिपिकली कपल ऑफ मंथ्स, तो मुझे लगता है किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बहुत बार अप्रैल वाइल अमेंडिंग, प्रैक्टिकली तो इसमें इतने सारे आपको इश्यूज आएंगे। टीडीएस का जो मॉड्यूल है मैं कहूंगा इतना फुल्ली फंक्शनल नहीं है, जैसा जीएसटीआर 1 का पहले नहीं था। जीएसटीआर 1 में एक इनवॉइस डालते थे तो कभी कभी 5 इनवॉइस दिख जाते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फेस दैट चैलेंज, बट हमने काफी सारे क्लाइंट में देखा था शुरुआत में 17-18 में। सिमिलरली 2A 2B का भी डेटा इतना बेटर वे से नहीं आता था, डबल लाइन आइटम आते थे। तो मुझे लगता है कि टीडीएस टीसीएस का भी सिस्टम अभी तक इतना बेटर नहीं हुआ है। तो अगर आप कोई भी टेक्निकल लेवल का, जीएसटीएन लेवल का अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू राइट टू जीएसटीएन पोर्टल, बराबर है। अगर जीएसटीएन पोर्टल से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है या रिजोल्यूशन या टिकट क्लोज नहीं हो रहा है, वो तो क्लोज कर देते हैं बिना रिजोल्यूशन के, अगर इस तरह से बिना रिजोल्यूशन के क्लोज कर रहे हैं तो राइट टू पीएमओ सीपी ग्राम पोर्टल पे जाके आप कंप्लेंट करिए, तब रिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज जीएसटीएन के ये जो इस तरह की इशू है, हमने भी एक दो क्लाइंट के लिए ट्राई किया था, तो मुझे लगता है लगभग 7-8 महीना हमने कंटिन्यूस फॉलोअप किया था, 30-40 ईमेल डाले थे, तब जाके इशू रिजॉल्व हुए थे। तो अगर आपका कोई भी जीएसटीएन पोर्टल लेवल पे अगर कोई इशू है तो स्क्रीनशॉट के साथ उनको ईमेल करिएगा, बिकॉज उनको ये पता ही नहीं होती इस तरह की इशू हो रहा है करके, देन मे बी दे वुड बी इन अ पोजीशन टू हेल्प यू अराउंड दैट। फ्रेंड्स, टीडीएस एंड टीसीएस से दो अलग अलग प्रोविजन है। सेक्शन 51 डील्स विद टीडीएस, सेक्शन 52 डील्स विद टीसीएस। अभी हम कपल ऑफ स्लाइड्स के बाद अभी हम टीसीएस की बात करेंगे, तो इसके लिए मैं अभी कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं ब्रीफ से आपको टीडीएस के बारे में बताता हूं अभी अब तक हमने क्या देखा है। सेक्शन 51 देखना है अगर आपको टीडीएस पढ़ना है तो, एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2018 से, टिपिकली एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट पीएसयूज वगैरह, बराबर है। रेट इज 2%, एप्लीकेबल है जब 2% इन्वॉल्व है, डिडक्टर एंड डिडक्टी, बराबर। डिडक्टर यानी गवर्नमेंट, डिडक्टी यानी जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। ये भी हमने देखा कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ के वक्त एप्लीकेबल होता है, उसका रिटर्न आपको जीएसटीआर 7 में भरना है एंड 10th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ में आपको उसका रिटर्न भरना है। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर almost through with our discussion on TDS. I will glance you or I will take you through the sections also, because हमने sections का rules का भी आपको properly मेंशन करके यहाँ पर चार्ट बना के दिया है, सो दैट सब्सिक्वेंटली आपको कभी भी रेफर करना है, जितने भी अब तक के रूल्स रिलेवेंट है, सर्कुलर्स अब तक क्या आए हैं, एफएक्यू आए हैं। जैसे हमने कहा कि एफएक्यू जो आए वहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि टैक्सेबल गुड्स के लिए ही टीडीएस डिडक्ट करना है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इवन कभी कभी अगर रॉन्ग टीडीएस होता है तो उसका रिफंड एप्लीकेबल करना है, वो भी आपको सर्कुलर नंबर 125 में मिल जाएगा। तो ये सभी का हमने रेफरेंस के साथ आप क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर पेज पे आपको लेके जाएगा, इस तरह से बना के रखा है।
तो ये प्रेजेंटेशन आपको सेपरेटली हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स. With this, friend, we are through with our discussion on TDS. Now let us move on our discussion on TCS. अगर कोई specific query है TDS का तो वो cover कर लेते हैं. And if not, then we can proceed to discuss about TCS. तो एक जो क्वेश्चन है गिरीश जी का, तो गिरीश जी मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी कैश लेजर में जमा हो जाएगा ना. आप एक्सेप्ट करके कैश लेजर में जमा करके सब्सिक्वेंटली आप पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर लीजिए. बिकॉज गिरीश जी मुझे ये स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रहा आपका स्पेसिफिक इशू क्या है, यहाँ पर क्वेरी क्या है. बिकॉज मेरे हिसाब से तो सब्सिक्वेंट आप कैश लेजर में आएगा तो आप बाद में यूज कर सकते हैं ना सर उसको. ठीक है. यस. तो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट वाज द ओनली क्वेश्चन वी हैड. नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज TCS. So let's proceed with TCS. स्वप्नील जी आपल्याला काही ब्रेक वगैरे घ्यायचा आहे? बिकॉज मला ते नो सर कंटिन्यू. बरं ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. परफेक्ट फ्रेंड. सो लेट्स प्रोसीड फ्रेंड नाउ विथ TCS अंडर GST. तो अगर आपको TDS का कंसेप्ट समझ में आ गया तो TCS का बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा आपको, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इजियर कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. हो सकता है कि आपने प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम ना किया हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी आपको ये प्रोविजन समझने बहुत जरूरी है. बिकॉज इन डेज टू कम काफी सारे बिजनेसेस ऑनलाइन बेसिस पे जाने वाले हैं. तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो ई-कॉमर्स पोर्टल वगैरह है, बराबर है, तो वहां पर ये TCS के प्रोविजन आपको बहुत हेल्प करेंगे. सो दैट आई विल बी अवेयर अबाउट दिस प्रोविजन. सो दैट द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द TCS प्रोविजन ऑल्सो. तो व्हाट इज TCS प्रोविजन? तो सिमिलर टू TDS ये जो प्रोविजन है ये इनका प्रेजेंस इनकम टैक्स में भी है. तो सिमिलर टू मैं कहूंगा इनकम टैक्स से ही हमने इसको GST में बोरो किया है. यहाँ पर भी द बेसिक थॉट प्रोसेस इज सेम. द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट ऑडिट ट्रेल, बराबर है. तो ये ऑडिट ट्रेल को क्यों क्रिएट करना है, क्या नहीं, वो हम नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड में अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर TCS में कि जहां पर भी कोई ई-कॉमर्स पोर्टल है, और ई-कॉमर्स पोर्टल की बात आती है तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेंशन कौन से ई-कॉमर्स पोर्टल है जो आप रेगुलरली यूज करते हैं. आप बताएंगे, आप में से कोई बताना चाहेगा कि कौन से आप ई-कॉमर्स पोर्टल यूज करते हैं? बिकॉज ये ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए TCS का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है. ई-कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन, करेक्ट कहती जी, फ्लिपकार्ट, बराबर है. ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर, बराबर है, जहां पर TDS का आई वांट टू से सॉरी TCS का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, भैया कब से एप्लीकेबल होगा, बराबर है. तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे 1 अक्टूबर 2018 से. तो दो प्रोविजन गवर्नमेंट ने पार किए थे, जैसे हमने कहा TDS और TCS का. तो सिमिलरली अलॉन्ग विद TDS गवर्नमेंट ने कहा भैया इवन TCS के भी प्रोविजन 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हो जाएंगे. TDS और TCS में एक फंडामेंटल डिफरेंस है फ्रेंड. TDS में टिपिकली दो लोग होते हैं, डिडक्टर एंड डिडक्टी, लेकिन TCS के केस में 3 लोग होते हैं. और वो 3 लोग कौन है? एक जो सप्लायर है, दूसरा जो रिसिपिएंट है, एंड तीसरा जो प्लेटफॉर्म है. तो प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं, प्लेटफॉर्म कौन है? अमेजॉन. तो अमेजॉन पे क्या होता है, अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो भी रहेगा खरीदोगे कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहां पर अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं जो माल बेच रहे हैं उनका, बराबर है. तो देयर इज अ सप्लायर, दैट इज द ट्रेडर हु इज सेलिंग गुड्स ऑन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट. देयर इज अ रिसिपिएंट, दैट इज बायर, दैट इज यू, एंड देयर इज अ प्लेटफॉर्म, दैट इज अमेजॉन. तो इस तरह से 3 लोग टिपिकली TCS में इन्वॉल्व होते हैं, बराबर है. तो TCS का ट्रांजेक्शन कब एप्लीकेबल होगा? जब ये 3 लोग उसमें इन्वॉल्व है तभी. यानी कि TDS कब एप्लीकेबल होता है? 2 वाले सिचुएशन में TDS एप्लीकेबल होता है जब 3 लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने डाला है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, भैया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है? उसका रीजन ये है, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में ई-कॉमर्स ने काफी बड़ा ग्रोथ देखा है इंडिया में, बराबर है. थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे. और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का काम क्या होता है? दे आर एज गुड एज ऑनलाइन मॉल. तो वो क्या कहते हैं कि भैया जैसा एक मॉल होता है, बराबर है, जैसा आपका फिनिक्स मॉल है पूना में, इनऑर्बिट मॉल है बॉम्बे में,
तो ये मॉल वालों का काम क्या होता है कि हमारा जगह है, फिजिकल जगह है, यहाँ पर दुकानदार किराए पे लेगा जगह और माल बेचेगा, बराबर है। कल अगर वो ट्रेडर ने टैक्स नहीं पे किया, फिजिकल में दुकान की बात कर रहा हूँ, बराबर, आपका दुकान है, आपने किराए पे दिया है, या इनऑर्बिट या फिनिक्स मॉल में जो ओनर्स है उन्होंने किराए पे दुकान दिया है, तो अगर समझो वो दुकानदार भाग गया, तो जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके पास गवर्नमेंट आएगा क्या रिकवरी के लिए? आंसर इज नो, बराबर है, बिकॉज टैक्स लायबिलिटी इज ऑन द सप्लायर, इट इज नॉट ऑन द प्रॉपर्टी ओनर जहां से ये बिजनेस हो रहा है, बराबर है। तो फिजिकल में तो भी क्या होता है कि कम से कम गवर्नमेंट को ऑफिसर को पता होता है कि कहां पर जाके मैं रेड करूं। डिजिटल में क्या होता है कि पूरा जो बिजनेस तो ऑनलाइन हो रहा है क्लाउड में, बराबर है, लेकिन ये पूरा बिजनेस फैसिलिटेट होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स ऑपरेटर से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके ऊपर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी लॉ में टीसीएस के थ्रू डाला गया है। So let us understand what is this responsibility and under which section this responsibility is cast. तो TCS का जो प्रोविजन आता है जीएसटी लॉ में वो आता है सेक्शन 52 में। And what this provision similar to TDS provision, यहाँ पर भी वही कहा गया, notwithstanding anything contrary in this act. And then the provision says every electronic commerce operator यानी e-commerce operator, बराबर है, not being an agent, अगर वो एजेंट करके काम कर रहा है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। Then it says shall collect an amount calculated at the rate not exceeding 1%. अगर आप टीडीएस का लैंग्वेज देखोगे वहां पर अलग है, यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 1% कहा गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जब टीसीएस का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया तो वहां पर कहा गया कि आधा टक्का सीजीएसटी और आधा टक्का ये जीएसटी, यानी इफेक्टिवली टीसीएस का रेट है 1% क्यूमुलेटिवली, यानी आईजीएसटी का रेट आएगा तो 1% रहेगा, यानी कि टीडीएस का 2% रेट आता है, टीसीएस का 1% रेट आता है। एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो टीसीएस का रेट गवर्नमेंट जो नोटिफाई किया वो 1% है, जैसा हमने कहा है टोटल रेट, बराबर है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात है, इट इज एप्लीकेबल ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई यानी क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर में आप सबको पता रहेगा कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो, बराबर है, अगर समझो आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ परचेज किया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या करते हो उस गुड्स को? व्हाट डू यू डू? आप उसको रिटर्न कर देते हो क्या रखते हो? कैन यू रिटर्न दोस गुड्स? यस और नो? करेक्ट, आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जो भी रिटर्न हो जाता है माल, बराबर है, उसके ऊपर तो टीडीएस नहीं करता, टीसीएस नहीं होने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने कहा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसके लिए नेट वैल्यू का मतलब होता है जो सप्लाईज रिटर्न हो जाते हैं वो माइनस कर देने हैं, बराबर है। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना है कि जितने भी सप्लाईज उसके थ्रू होते हैं, बिकॉज अगर समझो प्रीतम मावरे अमेजोन के थ्रू कुछ बेच रहा है और प्रीतम मावरे का दुकान भी है, तो प्रीतम मावरे जो दुकान में बेच रहा है उसका अमेजोन को कोई संबंध नहीं है, फ्लिपकार्ट का कोई संबंध नहीं है, बराबर है। तो सिर्फ उसके थ्रू जो सप्लाईज हो रहे हैं उसके ऊपर ही टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है, वन। एंड एडिशनल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेयर द कंसिडरेशन इज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर, बराबर है, जहां पर ऑपरेटर जो अमेजोन है फ्लिपकार्ट है कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है वहां पर ही टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर वो प्लेटफॉर्म सिर्फ बायर एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को पेमेंट दे रहे हैं, तो वहां टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप कहोगे ऐसा होता है क्या? आंसर इज यस, प्रोविजन में कुछ सिनेरियोज में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ऐसा होता है। और कब होता है आपको पता रहेगा, OLX और क्विकर करके वेबसाइट है जहां कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स होता है, बिकॉज एक होता है B2C, एक होता है B2B, एक होता है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट, एंड एक फोर्थ वाला होता है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो OLX और क्विकर में क्या होता है, पुराना जो फर्नीचर है, पुरानी जो कार है, बराबर है, पुराने जो आइटम्स है वो बेचे जाते हैं, बराबर है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स हो रहा है, यहाँ पर OLX और क्विकर के पास पैसे नहीं जाते हैं। तो जहां पर OLX और क्विकर के पास पैसे नहीं जा रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट ने कहा टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बराबर है। एडिशनली प्लीज नोट करिएगा, अगर आपका खुद का एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है, समझो हमारा शॉप भी है और हमने समझो चितड़े बंधु मिठाई वाले, तो हमारा शॉप भी है और चितड़े बंधु मिठाई वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है खुद का, बराबर है। अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद का उनका वेबसाइट है। तो वहां पर जब आप खुद के वेबसाइट से जब माल बेच रहे हो तो वहां टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ये सेल, सर मला वाटते कोणाचं तरी
अनम्यूट करावं लागेल, म्यूट करावं लागेल, मे बी अनम्यूट झाला असेल त्यामुळे थोडं डिस्टर्बन्स येतोय. नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, ये भी दे आर सप्लाइंग द कंटेंट, डिजिटल कंटेंट थ्रू देयर ओन प्लेटफॉर्म. वहां पर भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा टीसीएस. ओला, अर्बन क्लैब, एमएमटी, ये इनके ऊपर गवर्नमेंट ने अलग प्रोविजन एप्लीकेबल किए है, बराबर है, जो सेक्शन 9+5 में आते हैं. इनको कहा गया है कि दे आर द सप्लायर्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कास्ट ऑन देम. तो इसके लिए ओला, अर्बन क्लैब, एमएमटी एग्जांपल में अगेन टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर है. परफेक्ट फ्रेंड्स. रेट के बारे में जैसे हमने बात किया, रेट इज ओनली 1% एज कंपेयर टू टीडीएस, बिकॉज टीडीएस में 2% है. तो नेचुरली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 2% क्यों नहीं गवर्नमेंट ने करवाया, यहाँ पर 1% क्यों किया. उसका रीजन ये है फ्रेंड कि टीसीएस के कंसेप्ट में प्लीज नोट करिएगा, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होते हैं. ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन में काफी सारे गुड्स है जो बहुत थिन मार्जिन पे बेचे जाते हैं, यानी कि 1%, 2%, 3%, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन होता है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, एनीवेज वी वांट दिस 1% कलेक्शन ओनली नॉमिनल अमाउंट, ताकि हमको पता चले, बराबर, एक ट्रैक रहे. बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर जब टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को बताएगा, तो वो गवर्नमेंट को बताएगा ना, अच्छा प्रीतम मौर्य ने इतना माल बेचा हमारे थ्रू, सुनील जी ने इतना बेचा है, सचिन जी ने इतना बेचा है, स्वप्निल जी ने इतना बेचा है, बराबर है. तो जो पर्सन ने जितना जितना माल बेचा और उसका 1% टीडीएस का डेटा गवर्नमेंट को दे देगा, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कितना माल किसने बेचा है. और गवर्नमेंट बाद में क्या करेगा, जो GSTR-1 प्रीतम मौर्य जो फाइल कर रहा है उसके साथ कंपेयर करेगा 1% टीडीएस का अमाउंट. बिकॉज 100 रुपए का अगर माल बेचा तो इफेक्टिवली 1% टीडीएस कटेगा, बराबर, 1 रुपी. तो गवर्नमेंट को पता है कि 100 रुपए का प्रीतम मौर्य ने GSTR-1 में सप्लाई दिखाना चाहिए. तो दिस इज बेसिकली गेटिंग डेटा फ्रॉम द थर्ड पार्टी, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, सो एज टू इंश्योर जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है B2C यानी कंज्यूमर से, वो बराबर गवर्नमेंट को मिल जाए. बिकॉज फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, ई कॉमर्स के केस में मैक्सिमम जो सप्लाई होता है वो B2C होता है, बराबर है, इट इज नॉट B2B. रिसिपिएंट कभी इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लेता है. तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा, अगर जो आप ऑनलाइन माल बेच रहे हो और आपने जीएसटी गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, कंज्यूमर से कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपने कहा कि 12-18% मेरा खुद का मार्जिन है, तो गवर्नमेंट को इफेक्टिवली पता ही नहीं चलता था. इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट एजेंसी, दे विल रिपोर्ट टू अस, एंड देन बाद में GSTR-1 के थ्रू हमको पता चल जाएगा आपका एक्चुअल टर्नओवर आप कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हो. एंड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये तो झूठ नहीं बोलने वाले, तो उन्होंने जो टर्नओवर दिया है उसको कंसिडर किया जाएगा और मैच किया जाएगा, बराबर है. यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टीडीएस के केस में आप सबको पता है 2.5 लाख रुपीज का, 2.5 लाख रुपीज का उन्होंने एक थ्रेशोल्ड का लिमिट डाला था. 2.5 लाख रुपीज के ऊपर अगर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ही टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है. लेकिन टीसीएस के प्रोविजन में हमने देखा क्या, सेक्शन 52 में कोई भी थ्रेशोल्ड कि भैया आपका 10,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, 18,000, 20,000 के ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी बोला है क्या? द आंसर इज नो, बराबर है. यानी कि आपने 99 रुपीज का एक भी माल बेचा तो भी इफेक्टिवली टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे. यानी कि देयर इज नो थ्रेशोल्ड विच इज स्पेसिफाइड एज फार एज टीसीएस प्रोविजन इज कंसर्न. फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, टीसीएस के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए. अगर समझिए अगर आप कोई एग्जम्प्टेड गुड सप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इफेक्टिवली उस केस में टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज गवर्नमेंट टीसीएस आपसे कलेक्ट करके क्या करेगा, बिकॉज टीसीएस जो कलेक्ट होता है सिमिलर टू टीडीएस वो भी कैश लेजर में जाता है. लेकिन अगर आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो आपका आउटपुट लायबिलिटी कोई है नहीं, बराबर है. तो वो कलेक्ट करके क्या करेंगे, एंड इफेक्टिवली अगर वैसा हुआ है एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया, तो आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 265 है जो कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर तो आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते हो. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के केस में ही सिमिलर टू टीडीएस इवन टीसीएस वुड बी एप्लीकेबल. परफेक्ट. व्हेन टू कलेक्ट, तो जैसा हमने कहा था टीडीएस के केस में 3 इवेंट होते हैं कोई भी सप्लाई में. एक होता है आप इनवॉइस रेज करते हो, दूसरा होता है आप सप्लाई करते हो, तीसरा आपको पेमेंट मिलता है. तो टीसीएस के केस में प्लीज नोट करिएगा, आपको एज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपको टीसीएस कब कलेक्ट करना है, जब आपका इनवॉइस रेज हो रहा है, बराबर है. तो अगर अप्रैल महीने का इनवॉइस है तो उसी महीने में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा. अगर समझो 30 अप्रैल को
इनवॉइस रेज किया गया, 5 मई को गुड्स डिलीवर किया गया और 6 या 5 मई को पेमेंट आया, तो गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, आपको इनवॉइस बेसिस पे टीसीएस कलेक्ट करना है, नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। टीडीएस का प्रोविजन क्या था, पेमेंट के ऊपर था, यहाँ पर इनवॉइस के ऊपर है, बिकॉज यहाँ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात हो रही है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात नहीं हो रही है करके। एडिशनल कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड जो आप सबने याद रखने चाहिए, जो भी टीसीएस कलेक्ट होता है वो नेट टैक्सेबल वैल्यूज, यानी जो भी आप सप्लाई कर रहे हो और जो रिटर्न हो रहा है उसको नेट माइनस करके टीसीएस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ए जीएसटीआईएन बेसिस। तो जीएसटीआईएन यानी अगर आप महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हो, बराबर है, तो महाराष्ट्र लेवल पे आपका जो जीएसटीआईएन नंबर रहेगा वो लेवल पे टीसीएस का कैलकुलेशन आपका चेक किया जाएगा, जो भी नेट अमाउंट निकाला जाएगा वहां पर आपका टीसीएस डिडक्ट करके पेमेंट करके गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। एडिशनली फ्रेंड्स प्लीज नोट करिए, कभी कभी ऐसा होगा कि आपने इस महीने में माल बेचा 100 रुपए का और आपका जो रिटर्न का माल है, रिटर्न जो वापस किया कस्टमर ने वो 150 का वापस किया है, तो आपका तो निगेटिव हो गया यहाँ पर, तो उस महीने में आपका कोई टीसीएस नहीं कटेगा। लेकिन 50 जो निगेटिव अमाउंट है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है क्या? आप सबको पता है फ्रेंड्स, जीएसटी में आप कोई निगेटिव नंबर दिखा ही नहीं सकते, 3B में भी नहीं दिखा सकते, तो ये सिमिलरली टीसीएस में भी नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर अगर कोई निगेटिव बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, यानी मंथली बेसिस पे जितना भी रिटर्न आता है उसको नेट ऑफ करके जो अमाउंट है, अगर कोई अमाउंट आता है, समझो 100 रुपए का सप्लाई किया है, 30 का रिटर्न है, तो 70 पे आपको टीसीएस काटना है एज ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर समझो 100 रुपए का सप्लाई किया है, 150 का माल रिटर्न आया है, निगेटिव चला गया, नो प्रॉब्लम, इस महीने में कोई भी टीसीएस नहीं होगा, बराबर है। लेकिन सब्सिक्वेंट महीने में जो 50 रुपीज निगेटिव अमाउंट है उसका सेटअप आपको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ का कैलकुलेशन नेक्स्ट मंथ में होगा, बराबर है, बेस्ड ऑन दैट मंथ सप्लाई एंड रिटर्न। परफेक्ट। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं कि टीडीएस का जैसा था प्रोविजन, यहाँ पर भी आपको इंटरस्टेट देखना पड़ता था, सिमिलरली टीसीएस के केस में भी आपको इंटरस्टेट और इंटरस्टेट देखना होता है। तो आप सबको पता है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सप्लाई, अगर इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पे करना है, टीसीएस जो कलेक्ट करके कैश लेजर में जमा करना है। अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी आपको डिपॉजिट करना है, बराबर है। तो सिमिलर टू टीडीएस एग्जैक्टली सेम वे टीसीएस में भी प्रोविजंस है, करेक्ट। तो लेट अस प्रोसीड। आई एम ट्राइंग टू क्विकली टेक यू थ्रू, बिकॉज मुझे लगता है एक बार आपको टीडीएस समझ में आ गया तो टीसीएस समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है फ्रेंड तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जैसा हमने टीडीएस में देखा था कि कपल ऑफ सिनारियोज में टीडीएस के जो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिमिलरली टीसीएस के भी प्रोविजन कुछ सिनारियोज में एप्लीकेबल नहीं होते। एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसा कुछ हो सकता है ट्रांजैक्शन, लैंड का आपने किसी ने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया तो वहां पर भी नहीं होगा, बराबर है। सिमिलरली जो आरसीएम वगैरह, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह, वहां पर भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। एडिशनली कंपोजिशन सप्लायर वगैरह, डीलर, वहां पर भी नहीं होगा, बिकॉज कंपोजिशन डीलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई ही नहीं कर सकता है। एडिशनली फ्रेंड्स, अगर आपका खुद का वेबसाइट है, अगर आपका खुद का वेबसाइट है, आप खुद माल बेच रहे हो आपके वेबसाइट से, जैसे हमने चितले प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लिया था, तो चितले बंधु मिठाई वाले का खुद का शॉप भी है और वो खुद का उनका वेबसाइट भी है, तो अगर वो खुद के वेबसाइट से बेचेंगे तो टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा जो खुद का माल बेच रहे वहां पर। प्लस जैसे हमने कहा कि ओएलएस के सिनारियो में जहां C2C ट्रांजेक्शन होता है वहां पर भी टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। सिमिलर टू टीडीएस, यहाँ पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया है। तो नेचुरली कभी कभी अगर डिस्प्यूट आ जाता है कि भैया प्रोडक्ट टैक्सेबल है क्या, एग्जम्प्टेड है, तो वहां पर अगेन यहाँ पर इशू आ सकता है। तो ऐसे केस में हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को कहते हैं कि जो भी आपका सप्लायर है उनके साथ बात करके इशू रिजॉल्व कर दीजिए। सो टिपिकली अगर आपके सप्लायर जो है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो माल बेच रहे हैं, अगर वो कोई डिस्प्यूट रेज करते हैं तो आई थिंक इट इज बेटर टू डिस्कस विद देम, एंड इफ देयर इज अ डाउट, जैसे हमने कहा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, टीसीएस कलेक्ट करके उनके कैश लेजर में जमा करने का है। बिकॉज अगर वो जो सप्लायर है उसको कोई डाउट है तो एनीवे कैश लेजर का तो आप आउटपुट लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर ही सकते हो। प्लस अगर समझो एडजस्ट नहीं भी करना है, अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, बराबर है। सो टू दैट एक्सटेंट आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्टिकुलर चैलेंज। देन फ्रेंड्स, सिमिलर टू टीडीएस, टीसीएस के केस में भी आपको एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है। अगेन आई वुड से दिस इज न्यू एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट।
हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये एक मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा एडिशनल बर्डन है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर। एक जगह हम सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं और दूसरे जगह इस तरह से हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं ई कॉमर्स बिजनेस को। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द कपल ऑफ प्रैक्टिकल चैलेंजेस विच ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर फेसिंग। जो भी स्टेट में वो सप्लाई करते हैं इफेक्टिवली, अगर वो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है उस स्टेट के लिए बराबर है, तो इफेक्टिवली दे हैव टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। तो बहुत बड़ा कंप्लायंस बर्डन उनके ऊपर बन जाता है। जो लार्ज ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो तो ये सब बर्डन हैंडल कर पाते हैं, लेकिन स्मॉलर प्लेयर्स के लिए काफी सारा प्रैक्टिकल चैलेंज आ जाता है। सिमिलर टू टीडीएस, यहाँ पर भी आपको टीसीएस का रिटर्न भरना है। जो टीसीएस का पेमेंट करना होता है वो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ करना पड़ता है। जीएसटीआर 7 का रिटर्न आप वहां पर भरते हो, यहाँ पर जीएसटीआर 8 का आपको रिटर्न भरना है, बराबर है। एनुअल रिटर्न 9 भी करके यहाँ पर फॉर्म बोला गया था, लेकिन वो फॉर्मेट जो है अभी तक तो उसको नोटिफाई नहीं किया गया है। तो लेट अस नाउ कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, बराबर है। तो जैसे हमने कहा कि टीडीएस सेक्शन 51 में डिस्कशन आता है टीडीएस का, सेक्शन 52 में टीसीएस का आता है। जीएसटी रूल्स की हम बात करेंगे तो सेक्शन 66 डील करता है टीडीएस के लिए, सेक्शन 67 रूल 67 डील करता है टीसीएस के लिए। एप्लीकेबिलिटी का डेट दोनों का सेम है, 1 अक्टूबर 2018। एप्लीकेबल किसके लिए है? टीडीएस का प्रोविजन गवर्नमेंट और पीएसयू के लिए है, बराबर है, लोकल अथॉरिटीज वगैरह के लिए। लेकिन टीसीएस जो है ये एप्लीकेबल है प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी अगर आपको याद रखना है तो आप बोल सकते हो कि जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है, लीगल सी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओल्ड वे से, आपको पता रहेगा गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस करता था पहले, तो जो ओल्ड हिस्ट्री के ऊपर अगर आपको टैक्स लगाना है तो टीडीएस है। फ्यूचर के ऊपर अगर आपको टैक्स लगाना है तो टीसीएस है, बिकॉज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस गवर्नमेंट करता था। इवन आपको पता रहेगा गवर्नमेंट टीवी भी बनाता है एक टाइम पे। लेकिन अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब कुछ एवरीथिंग वुड बी रूल्ड बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो फ्यूचर इज कंट्रोल थ्रू टीसीएस प्रोविजन एंड पास्ट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट थ्रू टीडीएस प्रोविजन। रेट जो है जैसा टीडीएस का 2% है, टीसीएस का 1% है। टीडीएस एप्लीकेबल होता है जब 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिडक्टर यानी गवर्नमेंटल एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, एंड डिडक्टी यानी जो पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट को, बराबर है। टीसीएस एप्लीकेबल होता है जब 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सप्लायर एंड रेसिपिएंट को कनेक्ट करके बिजनेस हो रहा है, एंड जो पेमेंट है, जो रिसिपिएंट है, जो पैसा पे करता है, वो पेमेंट किसको कर रहा है? ही इज पेइंग टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। वैसे वाले केस में ही टीसीएस का प्रोविजन ट्रिगर होता है। रिटर्न की जब बात करते हैं तो जीएसटीआर 7 रिटर्न आता है टीडीएस के लिए। टीसीएस का जो रिटर्न है वो जीएसटीआर 8 में आता है। दोनों का ड्यू डेट लगभग सेम है, यानी विद इन 10 days फ्रॉम द in the subsequent month. So with this friend we are almost through with our discussion on TCS also. जैसा हमने कंपाइलेशन आपको करके दिया था टीडीएस का, तो सिमिलरली टीसीएस का भी आप सबके लिए हमने कंपाइलेशन बनाया है। बेसिकली कौन से प्रोविजन आपको देखने हैं एक्ट में, कौन से प्रोविजन आपको देखने हैं रूल्स में, बराबर है, सीजीएसटी रूल्स के। देन कौन से फॉर्म्स आपको देखने हैं, कौन से सर्कुलर से रिलेवेंट आप सबके लिए, बराबर, ये सब भी हमने कंपाइल करके आपके लिए दिया है यहाँ पर। सो विद दिस फ्रेंड वी आर ऑलमोस्ट